Bismillahirrahmanirrahim. My name is Savera Khavar, and today the topic of my presentation is ideology of Pakistan. ये टॉपिक मैंने क्लास में भी प्रेजेंट किया था, लेकिन दोबारा ताकि आपको सही से समझ आ जाए मैं दोबारा प्रेजेंट कर रही हूँ, और इसको सुनने के बाद आखिर में जो भी क्वेश्चंस हों आप मुझसे कर सकते हैं। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बेसिस मतलब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट समझने से पहले हमें इसकी बेसिस समझनी पड़ेंगी, जिसके लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसकी देंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के मीनिंग पे, मतलब कि आइडियोलॉजी का मतलब क्या है। आइडियोलॉजी की मीनिंग है, आइडियोलॉजी इज़ अ कॉम्बिनेशन आता है हमारे पास टू ग्रीक वर्ड्स का, जिसको हम कहते हैं आइडियो एंड लॉजी। आइडियो का मतलब है थिंक और थॉट, समझना या सोचना, एंड लॉजी का मतलब है स्टडी, पढ़ना। सो हम आइडियोलॉजी को कह सकते हैं कि ये स्टडी ऑफ थॉट है। अब अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो इस तरह आती है कि हमारी स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड व्यूज़ इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी, कि हम अपनी सोच और समझ को स्टडी करते हैं तो वही आइडियोलॉजी है। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये ले सकते हैं, अ सेट ऑफ बिलीव्स, थॉट्स, आइडियाज़ और कंसेप्ट्स, कि हमारी सोच समझ और हमारे यकीन रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड इकोनॉमी, हम इसे कहते हैं आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी offers interpretation of the past, explanation of the present and a vision of the future। अगर हम इस डेफिनेशन को समझें तो इस तरह इसका मतलब ये आएगा कि आइडियोलॉजी हमारे पास्ट को इंटरप्रेट करती है, मतलब बताती है कि हमने अपने पास्ट में क्या किया, वो हमें एक्सप्लेनेशन देती है हमारे प्रेजेंट की, और हमें एक विज़न देती है कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। इसी को हम आइडियोलॉजी कहते हैं। अगर हम अब देखें टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी की, तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरी कलेक्टिव। इंडिविजुअल आइडियोलॉजी हमारे पास होती है एक पर्सनल आइडियोलॉजी, जो कि एक पर्सन की बस अपनी ज़ाती ज़िंदगी तक महदूद होती है। वो उसमें सोचता है कि वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ को किस तरह बेहतर बना सकता है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी इंडिविजुअल लाइफ पे अफेक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो नहीं करते, और कौन सी चीज़ें उसके लिए बेहतर हैं। इसमें सिर्फ जो स्ट्रेस होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल गोल्स और एम्स की तरफ होता है। इसके अलावा जो हमारे पास कलेक्टिव आइडियोलॉजी होती है वो होती है एक पूरी कौम और नेशन की आइडियोलॉजी, जिसमें जो हमारे पास सोच और समझ, हम जो भी गोल्स या सेट्स अचीव करना चाहते हैं वो हमारे नेशन के लिए होती हैं। इट स्ट्रेसेस ओवर कलेक्टिव गोल्स ऑफ अ होल नेशन। अगर हम अब आएँ काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी पे, हमारे पास 3 काइंड्स आती हैं, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। सबसे पहले अगर हम देखें रिलीजियस आइडियोलॉजी डील करती है टू इस्टेब्लिश अ सोशल एंड लिविंग सिस्टम इन द लाइट्स ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। मतलब रिलीजियस आइडियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि अपने कंट्री में जो हमारे पास रिलीजन है, चाहे वो जो भी हो, उसकी लाइट्स में हम किस तरह इसको बेहतर बना सकते हैं, या क्या तरीके हमें इस तरह के अपनाने चाहिए कि हम रिलीजन को फॉलो कर सकें। दूसरे हमारे पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच डील्स टू इस्टेब्लिश अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिस्टम। ये एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिस्टम बनाती है फॉर द फॉलोअर्स ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। इस्लामिक आइडियोलॉजी रेफर्स टू पाकिस्तान आइडियोलॉजी। फिर हम आ जाते हैं सर सैयद अहमद ख़ान एंड टू नेशन थ्योरी। सर सैयद अहमद ख़ान फर्स्ट मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने वर्ड टू नेशन थ्योरी यूज़ किया था पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमानों के लिए। सर सैयद अहमद ख़ान कन्विंस हो गए थे कांग्रेस की हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम्स, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा कि वाकई मुसलमान और हिंदू एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। उनका कहना था कि आई एम कन्विंस नाउ दैट द हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स could never become one nation as a way of life was quite different from each other। वो कभी भी एक नेशन नहीं बन सकते क्योंकि वो हर तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। अल्लामा इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में ये था कि मैन लाइक अल्लामा इकबाल आर बॉर्न बाय सेंचुरीज़। अल्लामा इकबाल ने जो अपना फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस था वो 1899 में किया था। उन्होंने पाकिस्तान के वजूद के बारे में पहली दफ़ा जो अपना नज़रिया पेश किया था वो 1930 में एट द सेशन ऑफ इलाहाबाद मुस्लिम लीग में पेश किया था, जिसकी उन्होंने उसमें ये कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान बिल्कुल भी महफूज नहीं है, इसीलिए हिंदुस्तान के वो इलाके जिनमें मुसलमान अक्सरियत से हैं उनको मिला के एक अलग वतन कायम कर दिया जाए। तो अल्लामा इकबाल ने ये भी कहा कि जिस तरह हिंदुस्तान में हर एक नेशन को उनकी अलग आइडेंटिटी हासिल है, तो मुसलमानों को क्यों नहीं हो सकती। तो अल्लामा इकबाल ने एक
हम ये कह सकते हैं कि बेस प्रोवाइड की थी कायदे आज़म के लिए, जिस पे कायदे आज़म ने वर्क करके और पाकिस्तान को इस्टेब्लिश किया। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कायदे आज़म आ जाते हैं, कायदे आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म ने प्रैक्टिकल शेप दी थी अल्लामा इकबाल के विज़न को। उन्होंने अपनी 1930 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। उन्होंने अपने पहले एफर्ट्स कंटिन्यू रखे कि हिंदू और मुसलमान यूनिटी के साथ रह जाएं, मगर वो बहुत डिसअपॉइंट हुए जब उन्होंने कांग्रेस और हिंदूज़ के रवैये देखे मुसलमानों के लिए। तो तब उन्होंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि उन्हें टू नेशन थ्योरी पे काम करना चाहिए। कायदे आज़म जो थे फिल्म एडुकेट थे ऑफ टू नेशन थ्योरी के, विच बिकेम द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम्स आर नेशन बाय एवरी राइट, कि मुसलमानों को हर तरीके से हक़ है कि वो अपना सेपरेट होमलैंड क्रिएट कर सकें। ऑन 23 मार्च 1940 में एट द हिस्टोरिक सेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट लाहौर उन्होंने कहा कि मुसलमान एक मिनॉरिटी नहीं हैं, वो एक नेशन है बाय एनी डेफिनेशन। On March 8, 1944, while addressing the students of Muslim University, he said, Hindus and Muslims, through living in the same town and villages, can never be blended into one nation. कि हिंदू और मुसलमान तो कितने अरसे से एक ही साथ रह रहे हैं, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे में ब्लेंड नहीं हुए। वो हमेशा से दो सेपरेट नेशंस थे। एड्रेस एट इस्लामिया कॉलेज पेशावर 1946 में कायदे आज़म ने कहा कि हम पाकिस्तान को सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड नहीं चाहते, बल्कि हमें पाकिस्तान एक लेबॉर्ट्री के तौर पे चाहिए जिसमें हम इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम कर सकें। तो ये अबव सेइंग्स हमें स्टेटमेंट्स बताती हैं कि कायदे आज़म वांटेड जो है, चाहे वो जो भी हो, उसकी लाइट्स में हम किस तरह इसको बेहतर बना सकते हैं, या क्या तरीके हमें इस तरह के अपनाने चाहिए कि हम रिलीजन को फॉलो कर सकें। दूसरे हमारे पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच डील्स टू इस्टेब्लिश अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिस्टम। ये एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिस्टम बनाती है फॉर द फॉलोअर्स ऑफ दैट आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू द थिंकिंग, कि जो लोग उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं उनकी थिंकिंग के मुताबिक हम एक पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं इसकी गाइडेंस में। तीसरी आ जाती है इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी। इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी साफ वाज़ेह है कि हमारे पास इकोनॉमिकल इश्यूज से डील करती है। इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी देखें, फॉर एवरी नेशन आइडियोलॉजी इज़ नेसेसरी, बिकॉज विदाउट आइडियोलॉजी नेशन कैन नॉट सर्वाइव। आइडियोलॉजी के बगैर तो नेशन के सर्वाइवल के चांसेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एक नेशन के पास एक एम नहीं है, एक गाइडलाइन नहीं है, तो वो किस तरह सर्वाइव कर सकेगा। आइडियोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है गाइडलाइन फॉर नेशन। आइडियोलॉजी प्रोड्यूस करती है यूनिटी अमंग द नेशन, और ये गोल सेट करती है अमंग द नेशन। आइडियोलॉजी इंडिविजुअल भी होती है, कलेक्टिव भी, जैसे मैंने आपको बताया था। आइडियोलॉजी शेप देती है रिवोल्यूशंस को और एक न्यू सिविलाइजेशंस और कल्चर्स को बर्थ देती है। आइडियोलॉजी इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर अ नेशन। ये एक मोटिवेटिंग फोर्स है नेशन के लिए। आइडियोलॉजी को हम कह सकते हैं कि ये सीमेंट बाइंडिंग ब्लॉक्स है, कि ये जो नेशन के सारे स्कैटर्ड ग्रुप्स होते हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा करती है, क्योंकि उनका एक ही गोल अचीव करना होता है। तो इसीलिए आइडियोलॉजी सबको यूनिटी प्रोवाइड करती है अमंग अ नेशन। अच्छा, अगर हम देखें कि आइडियोलॉजी इमर्ज कैसे होती है, हम ये तो देखते आ रहे हैं कि आइडियोलॉजी है, लेकिन अब ये तो देखना चाहिए ना कि आइडियोलॉजी की ज़रूरत कब पड़ती है। तो इसमें आइडियोलॉजी इमर्जेंस देखते हैं कि आइडियोलॉजी इमर्ज तब होती है कि जब लोगों को ये यकीन आने लगे कि वो एक जिस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं वो उसे मिसट्रीट कर रहा है, या जो उनके जो भी रूल्स और रेगुलेशंस उनके ऊपर मुहैया किए गए हैं, उनके ऊपर इन्फोर्समेंट है उनकी, वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तब आइडियोलॉजी वजूद में आती है कि जब नेशन को लगे कि ऑलरेडी वो जिस भी रूल्स और रेगुलेशंस के नीचे रह रहे हैं वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, या उनके मुताबिक, उनकी सोच और उनके गोल्स के मुताबिक नहीं है, तब आइडियोलॉजी इमर्ज होती है। आइडियोलॉजी तब राइज होती है जब टाइम ऑफ क्राइसिस और सोशल स्ट्रेस होता है। अच्छा, अब देखें कि हमें क्या मुश्किलात पेश आई थी जिसकी वजह से हमने आइडियोलॉजी वजूद में आई थी, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, और ये आइडियोलॉजी एक बुनियाद बनी थी द आइडिया ऑफ अ सेपरेट होमलैंड। तो हम इसके देखेंगे फैक्टर्स में हमारे पास थे। सबसे पहले आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्रिएट ही तब हुई थी जब मुसलमानों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ये यकीन हो गया था कि वो हर लिहाज से हिंदुस्तानी और हिंदूज से अलग हैं।
तो इसके फैक्टर्स सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंटी मुस्लिम कैंपेन। हिंदूज़ ने और ब्रिटिश ने अपने एक दूसरे से हाथ मिला लिए थे, एक दूसरे से अहद कर लिया था कि हम मुसलमानों को हर तरह ये बहुत ज़रूरी है। एन ऑर्गेनाइज पार्टी ऑफ लीडर्स। कैरेक्टर्स के बाद हम आज आ जाते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ने जो शेप ली थी वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस था। अल्लामा इकबाल ने इसकी फ़िलासफ़िकल एक्सप्लेनेशन दी थी, जबकि कायद आज़म ने इसको रियलिटी में बदला था। डेमोक्रेटिक इंडिया में डोमिनेटेड बाय हिंदू मेजॉरिटी था, जिसकी वजह से मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, तो उन्हें अपनी एक डिमांड शुरू कर दी सेपरेट स्टेट की। मुसलमानों को यकीन हो गया कि इस्लाम एंड हिंदूज़ के वो अलग अलग रिलीजन्स हैं। Despite living together for more than 1000 years, they continue to develop different cultures and traditions. Their eating habits, music, सब कुछ different था despite living together for more than 1000 years. तभी यही वो वक्त था जब उन्हें पता चला कि हाँ, हमें एक सेपरेट होमलैंड तैयार कर देनी चाहिए। और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी एक यूनिक है इस सेंस में कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का मेन मकसद ही इस्लाम पे बनी हुई है, कि इसकी रूट्स जो हैं वो इस्लाम पे लाई करती हैं। जैसे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही स्लोगन बना था हमारे फ्रीडम मूवमेंट का, और इसी की बेस पे हमने पाकिस्तान को हासिल किया था। अब अगर माई मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी, तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। इस्लामिक आइडियोलॉजी रेफर्स टू पाकिस्तान आइडियोलॉजी। फिर हम आ जाते हैं सर सैयद अहमद ख़ान एंड टू नेशन थ्योरी। सर सैयद अहमद ख़ान फर्स्ट मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने वर्ड टू नेशन थ्योरी यूज़ किया था पाकिस्तान और हिंदूज़ और मुसलमानों के लिए। सर सैयद अहमद ख़ान कन्विंस हो गए थे कांग्रेस की हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम्स, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा कि वाकई मुसलमान और हिंदूज़ एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। उनका कहना था कि आई एम कन्विंस नाउ दैट द हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स कुड नेवर बिकम वन नेशन एज अ वे ऑफ लाइफ वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्राम ईच अदर। वो कभी भी एक नेशन नहीं बन सकती क्योंकि वो हर तरीके से एक दूसरे से अलग है। अल्लामा इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में ये था कि मैन लाइक अल्लामा इकबाल आई बॉर्न बाय सेंचुरीज़। अल्लामा इकबाल ने जो अपना फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस था वो 1899 में किया था। उन्होंने पाकिस्तान के वजूद के बारे में पहली दफ़ा जो अपना नज़रिया पेश किया था और 1930 में एट द सेशन ऑफ इलाहाबाद मुस्लिम लीग में पेश किया था, जिसकी उन्होंने उसमें ये कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान बिल्कुल भी महफूज नहीं है, इसीलिए हिंदुस्तान के वो इलाके जिनमें मुसलमान अक्सरियत से हैं उनको मिला के एक अलग वतन कायम कर दिया जाए। तो अल्लामा इकबाल ने ये भी कहा कि जिस तरह हिंदुस्तान में हर एक नेशन को उनकी अलग आइडेंटिटी हासिल है, तो मुसलमानों को क्यों नहीं हो सकती। तो अल्लामा इकबाल ने एक, हम ये कह सकते हैं कि बेस प्रोवाइड की थी कायद आज़म के लिए, जिस पे कायद आज़म ने वर्क करके और पाकिस्तान को इस्टेब्लिश किया। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कायद आज़म आ जाते हैं, कायद आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म ने प्रैक्टिकल शेप दी थी अल्लामा इकबाल के विज़न को। उन्होंने अपनी 1930 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। उन्होंने अपने पहले एफर्ट्स कंटिन्यू रखे कि हिंदू और मुसलमान यूनिटी के साथ रह जाएं, मगर वो बहुत डिसअपॉइंट हुए जब उन्होंने कांग्रेस और हिंदूज़ के रवैये देखे मुसलमानों की कर दिया जाए। तो अल्लामा इकबाल ने ये भी कहा कि जिस तरह हिंदुस्तान में हर एक नेशन को उनकी अलग आइडेंटिटी हासिल है, तो मुसलमानों को क्यों नहीं हो सकती। तो अल्लामा इकबाल ने एक, हम ये कह सकते हैं कि बेस प्रोवाइड की थी कायद आज़म के लिए, जिस पे कायद आज़म ने वर्क करके और पाकिस्तान को इस्टेब्लिश किया। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कायद आज़म आ जाते हैं, कायद आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म ने प्रैक्टिकल शेप दी थी अल्लामा इकबाल के विज़न को। उन्होंने अपनी 1930 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। उन्होंने अपने पहले एफर्ट्स कंटिन्यू रखे कि हिंदू और मुसलमान यूनिटी के साथ रह जाएं, मगर वो बहुत डिसअपॉइंट हुए जब उन्होंने कांग्रेस और हिंदूज़ के रवैये देखे मुसलमानों के लिए। तो तब उन्होंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि उन्हें टू नेशन थ्योरी पे काम करना चाहिए। कायद आज़म जो थे फिल्म एडुकेट थे ऑफ टू नेशन थ्योरी के, विच बिकेम द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम्स आर नेशन बाय एवरी राइट, कि मुसलमानों को हर तरीके से हक़ है कि वो अपना सेपरेट होमलैंड क्रिएट कर सकें। ऑन 23 मार्च 1940 में एट द हिस्टोरिक सेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट लाहौर उन्होंने कहा कि मुसलमान एक मिनॉरिटी नहीं हैं, वो एक नेशन है बाय एनी डेफिनेशन। ऑन मार्च 8 1944
While addressing the students of Muslim University, he said, Hindus and Muslims, through living in the same town and villages, can never be blended into one nation. क्यों हिंदू और मुसलमान तो कितने अरसे से एक ही साथ रह रहे हैं, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे में ब्लेंड नहीं हुए. वो हमेशा से दो सेपरेट नेशंस थे. एड्रेस एट इस्लामिया कॉलेज पेशावर 1946 में कायद-ए-आज़म ने कहा कि हम पाकिस्तान को सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड नहीं चाहते, बल्कि हमें पाकिस्तान एक लेबॉर्ट्री के तौर पे चाहिए जिसमें हम इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम कर सकें. तो ये अबव सेइंग्स हमें स्टेटमेंट्स बताती हैं कि कायद-ए-आज़म वांटेड टू एस्टेब्लिश एन इस्लामिक सिस्टम एज अ कोड ऑफ लाइफ. अच्छा, अब हम आ जाते हैं एंड ऑफ द टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी. मतलब देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी. पाकिस्तान में कौन से एलिमेंट्स हैं जिन पे काम करने के लिए हमने पाकिस्तान को वजूद में लाया. इस्लाम सबसे बेसिक मेन, कि हिंदुस्तान में हम इस्लाम के रूल्स पे फॉलो नहीं कर सकते थे, तो पाकिस्तान हमने इसीलिए काम किया ताकि हम इस्लाम को सही तरीके से उसे पढ़ सकें, उसे समझ सकें. डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान शुड बी इस्लामिक डेमोक्रेसी. जमहूरियत होगी विच इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल. सोशल जस्टिस होगा पाकिस्तान में, हर कोई लॉ के बिफोर इक्वल होगा और किसी को भी जस्टिस से डिप्राइव नहीं किया जाएगा. इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी, इक्वल राइट्स होंगे सबके लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. टू नेशन थ्योरी हमारी ज़ाहिर पाकिस्तान की बेसिस थी. और उर्दू लैंग्वेज सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि हिंदुस्तान में हम रह के कभी भी उर्दू को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, तो इसीलिए पाकिस्तान का क़याम उर्दू लैंग्वेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था. तो बस ये था मेरा आज के प्रेजेंटेशन का टॉपिक, और आपको जो कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क क्वेश्चंस. थैंक यू. बात बनी थी द आइडिया ऑफ अ सेपरेट होमलैंड, तो हम इसके देखेंगे फैक्टर्स. में हमारे पास थे सबसे पहले, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्रिएट ही तब हुई थी जब मुसलमानों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ये यकीन हो गया था कि वो हर लिहाज से हिंदुस्तानी और हिंदूज से अलग हैं. तो इसके फैक्टर्स सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंटी मुस्लिम कैंपेन. हिंदूज़ ने और ब्रिटिश ने अपने एक दूसरे से हाथ मिला लिए थे, एक दूसरे से अहद कर लिया था कि हम मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाएंगे. उनके मज़हब, उनकी लैंग्वेज, हर चीज़ को उनकी हम पसपुश डालने की कोशिश करेंगे. ये हो गया एंटी मुस्लिम कैंपेन्स. दूसरा था इन एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रिटिश रूल. इन एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रिटिश रूल में ये है कि मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट पे हज़ारों सालों तक हुकूमत की थी, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर कोई पावर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. तो ये एक अहम वजह थी जिसकी वजह से उन्हें सेपरेट होमलैंड की ज़रूरत पड़ी. थर्ड हमारे पास आ जाता है हिंदूज़ बिट्रेड मुस्लिम्स. हिंदूज़ ने वक्फे से मुसलमानों को अपने असल रंग दिखाए थे. वो शुरू में कभी कभी मुसलमानों के साथ हो जाते, लेकिन पोशीदा तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही जो भी काम होता मुसलमानों के ख़िलाफ़ करते. और फोर्थ आ जाता है रिफ्यूज़ल ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी. मुस्लिम आइडेंटिटी को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी नहीं चाहते थे कि मुसलमान वजूद में आए, उनका वो डेवलप हो, और ना ही हिंदूज़ ये चाहते थे. तो ये एक तरह से मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को इग्नोर करना था. तो ये भी मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं था, जिसकी वजह से सेपरेट होमलैंड का फैक्टर रिलीज़ हुआ. अच्छा, वार था हमारे पास 1857 का. मुस्लिम और हिंदूज़ ने ट्राई किया था कि ब्रिटिशर्स को, पहले मुस्लिम और हिंदूज़ ने एक दूसरे से हाथ मिला लिए थे कि हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर करेंगे, लेकिन वो फेल हो गए थे. लेकिन बाद में हिंदुओं ने ये सारा मलबा मुसलमानों पे डाल दिया था कि वो तो इस कैंपेन में शामिल ही नहीं थे. जो भी करना चाहा था मुसलमानों ने करना चाहा था. मुसलमानों को इस वादा खिलाफ़ी की वजह से बहुत दुख हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें सोचने पर मजबूर हो गए कि उन्हें एक सेपरेट होमलैंड इस्टेब्लिश कर देनी चाहिए. अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियोलॉजी. अच्छा, आइडियोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि आइडियोलॉजी में कौन से ऐसे ट्रेड्स होने ज़रूरी हैं जिसकी वजह से आइडियोलॉजी या सेपरेट होमलैंड इस्टेब्लिश होती है. सबसे पहले कि मैक्सिमम पीपल शुड बी यूनाइटेड ऑन दिस आइडियोलॉजी, कि मैक्सिमम पीपल एक ही आइडियोलॉजी, एक ही एम पे इकट्ठे होंगे, तभी वो उसको इस्टेब्लिश भी कर सकेंगे. अच्छा, इस आइडियोलॉजी में इंसान की फीलिंग्स और इमोशंस भी शामिल होने चाहिए. जितने इमोशंस शामिल होंगे उतनी अच्छे तरीके से हम इसे पाने की जद्दोजहद करते हैं. एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव मैन पावर भी बहुत नेसेसरी है.
और ये कलेक्टिव एफर्ट से अचीव होती है। और इसके अलावा इस सब फैक्टर्स के अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि एन ऑर्गेनाइज पार्टी ऑफ लीडर्स जो नेशन को एक रास्ता दिखाएगी कि इस रास्ते पे चलो, ये सही है, ये बहुत ज़रूरी है। एन ऑर्गेनाइज पार्टी ऑफ लीडर्स। कैरेक्टर्स के बाद हम आज आ जाते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान।